आज के इस केमिस्ट्री क्लास में आप सभी को नमस्कार। हम लोग पिछले क्लास में यानी कि पिछले वीडियो में एल्काइल हैलाइड के क्लासिफिकेशन के बारे में अध्ययन कर रहे थे। एल्काइल हैलाइड का वर्गीकरण कैसे किया गया है, जिसमें मोनो हैलोएल्केन का वर्गीकरण हम बता रहे थे, वहीं से हम फिर यहाँ से शुरू करने जा रहे हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोहैलोएल्केन। और मोनोहैलोएल्केन है क्या, तो इससे पहले बताया गया है कि ऐसा एल्काइल हैलाइड जिसमें केवल एक हैलोजन परमाणु उपस्थित रहता है उसे हम मोनोहैलोएल्केन कहते हैं। और फिर मोनोहैलोएल्केन का भी वर्गीकरण किया गया है 3 भागों में, जिसमें पहला है प्राइमरी मोनोहैलोएल्केन, या इसको 1 डिग्री मोनोहैलोएल्केन कहा जाता है, या प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। प्राइमरी मोनोहैलोएल्केन या 1 डिग्री मोनोहैलोएल्केन या प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। फिर दूसरा है सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड और 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड और 2 डिग्री मोनोहैलोएल्केन। नंबर 3 टर्शियरी एल्काइल हैलाइड और 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड और 3 डिग्री मोनोहैलोएल्केन। अगर हम ये 3 नाम नहीं जानते हैं तो सिर्फ इतना भी याद रख सकते हैं, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड और टर्शियरी एल्काइल हैलाइड। ये प्राइमरी एल्काइल हैलाइड को 1 डिग्री मोनोहैलोएल्केन या प्राइमरी एल्काइल हैलाइड कहेंगे। ये सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड या 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड या 2 डिग्री मोनोहैलोएल्केन, टर्शियरी एल्काइल हैलाइड और 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड और 3 डिग्री मोनोहैलोएल्केन। ये नाम से ही क्लियर है कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। ये प्राइमरी मोनोहैलोएल्केन में क्या होता है कि हैलोजन एटम प्राइमरी कार्बन से जुड़ा रहता है। इसी प्रकार सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड में हैलोजन परमाणु सेकेंडरी कार्बन परमाणु से जुड़ा रहता है। टर्शियरी एल्काइल हैलाइड में हैलोजन परमाणु टर्शियरी कार्बन परमाणु से जुड़ा रहता है। इसको समझने के लिए पहले ये जानना जरूरी हो जाता है कि प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन और टर्शियरी कार्बन क्या है। ऐसा कार्बन जो कम से कम 2 हाइड्रोजन से जुड़ा रहता है, या 3 से भी जुड़ा हो सकता है, तो ऐसा कार्बन जो कम से कम 2 हाइड्रोजन परमाणु से जुड़ा हुआ होता है उसे हम प्राइमरी कार्बन परमाणु कहते हैं। ठीक उसी प्रकार सेकेंडरी कार्बन परमाणु ऐसा कार्बन परमाणु है जो केवल 1 हाइड्रोजन परमाणु से जुड़ा रहता है, और टर्शियरी कार्बन परमाणु ऐसा परमाणु है जो एक भी हाइड्रोजन परमाणु से जुड़ा हुआ नहीं रहता है, अर्थात वो किसी अन्य ग्रुप से रहता है, एल्काइल ग्रुप या किसी अन्य ग्रुप से रहेगा, तो उसे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी कार्बन एटम कहते हैं। अब वह एल्काइल हैलाइड या वो मोनोहैलोएल्केन जिसमें हैलोजन परमाणु प्राइमरी कार्बन से जुड़ा रहता है उसे हम प्राइमरी मोनोहैलोएल्केन कहते हैं या प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। ठीक इसी प्रकार सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड में ऐसा एल्काइल हैलाइड या ऐसा मोनोहैलोएल्केन जिसमें हैलोजन परमाणु
सेकेंडरी कार्बन परमाणु से जुड़ा रहता है उसे सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड कहते हैं। तीसरा है टर्शियरी एल्काइल हैलाइड, यानी वह एल्काइल हैलाइड जिसमें हैलोजन परमाणु टर्शियरी कार्बन परमाणु से जुड़ा रहता है। इस तीनों को जानने के लिए हम ये जाने कि प्राइमरी कार्बन और सेकेंडरी कार्बन और टर्शियरी कार्बन क्या होता है। पहला है प्राइमरी कार्बन। प्राइमरी कार्बन एटम ये प्राइमरी कार्बन एटम हुआ, फिर ये प्राइमरी कार्बन एटम हुआ। तो अभी हम बताए हैं कि प्राइमरी कार्बन एटम वह कार्बन परमाणु है जो कम से कम 2 हाइड्रोजन से जुड़ा रहेगा। ये भी प्राइमरी है, 3 भी रहेगा, लेकिन कम से कम 2 हाइड्रोजन उसमें होना चाहिए। और ये जो बॉन्ड है वो एक से जुड़ेगा, तो ये प्राइमरी एल्काइल हैलाइड हो गया। और ये अगर एक से जुड़ जाता है तो ये प्राइमरी एल्काइल हैलाइड होगा, और यहाँ बचा ये एल्काइल ग्रुप R हो जाएगा। तो ये दोनों कार्बन प्राइमरी कार्बन हुआ, और ये दोनों एल्काइल हैलाइड प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है। चूंकि ऐसा एल्काइल हैलाइड जो कम से कम 2 हाइड्रोजन परमाणु से जुड़ा हो उसे हम प्राइमरी मोनोहेलोकेन कहेंगे। साथ ही साथ एक से जुड़ा होना चाहिए हेलोजन एटम है, यानी वह एल्काइल हैलाइड जिसमें हेलोजन परमाणु प्राइमरी कार्बन परमाणु से जुड़ा रहता है उसे हम प्राइमरी एल्काइल हैलाइड या 1 एल्काइल हैलाइड कहते हैं। तो केवल ये कार्बन परमाणु प्राइमरी कार्बन परमाणु कहलाएगा। अब जब इसमें हेलोजन लगा दिए तो ये प्राइमरी एल्काइल हैलाइड हो जाएगा। ये भी एक प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है। इसका सामान्य सूत्र हो जाता है RCH2X। ये RCH2X, इस R के जगह पर यहाँ पर हम CH3CH2X डाल सकते हैं, फिर C2H5 CH2X डाल सकते हैं, फिर C3H7 CH2X डाल सकते हैं। ये सब प्राइमरी एल्काइल हैलाइड हुआ। चूंकि इधर कार्बन जितना है उतना बढ़ा सकते हैं, यहाँ ये देखना है कि ये हाइड्रोजन परमाणु प्राइमरी कार्बन से जुड़ा हुआ है कि नहीं। यहाँ हम देख रहे हैं कि हाइड्रोजन परमाणु 2 हाइड्रोजन परमाणु वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है, अतः यह प्राइमरी कार्बन परमाणु हुआ। यहाँ भी प्राइमरी कार्बन परमाणु हुआ और यहाँ भी प्राइमरी कार्बन परमाणु हुआ। तो इसमें 2 कार्बन है तो इथाइल हैलाइड हो गया, इसमें 3 कार्बन है तो प्रोपाइल हैलाइड हो गया, इसमें 4 कार्बन हो गया तो ये ब्यूटाइल हैलाइड हो गया। ये सभी के सभी प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है या प्राइमरी मोनोहेलोकेन है जो प्राइमरी कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है। यहाँ प्राइमरी कार्बन एटम केवल ये कार्बन एटम हुआ, ये कार्बन एटम हुआ, और इस प्राइमरी कार्बन से अगर जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन परमाणु तो वो प्राइमरी एल्काइल हैलाइड हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से दूसरा है सेकेंडरी कार्बन एटम। सेकेंडरी कार्बन एटम या इसको 2 डिग्री कार्बन एटम भी कह सकते हैं। यहाँ सेकेंडरी कार्बन एटम, प्राइमरी कार्बन एटम और टर्शियरी कार्बन एटम जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर एक चैप्टर में ये आएगा और हर एक नाम में आएगा। यहाँ हम एल्काइल हैलाइड पढ़ रहे हैं तो यहाँ प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है। अल्कोहल आएगा तो प्राइमरी अल्कोहल हो जाएगा, सेकेंडरी अल्कोहल हो जाएगा, टर्शियरी अल्कोहल हो जाएगा, और सारा सिस्टम केवल यही रहेगा। यहाँ पर एस की जगह पर OH आ जाएगा। फिर अन्य ग्रुप के कंपाउंड में भी ये लागू होता है। इसलिए यहाँ प्राइमरी कार्बन परमाणु, सेकेंडरी कार्बन परमाणु और टर्शियरी कार्बन परमाणु को जान लेना बहुत ही आवश्यक है। तो सेकेंडरी कार्बन परमाणु ऐसा कार्बन परमाणु है जो केवल एक हाइड्रोजन एटम से जुड़ा हुआ रहेगा। तो जब एक हाइड्रोजन एटम से जुड़ा रहेगा तो बाकी बॉन्ड यहाँ पर R होगा, एल्काइल ग्रुप होगा या कोई अन्य दूसरा एलिमेंट हो सकता है। दूसरा एलिमेंट का मतलब क्लोरीन, ब्रोमीन या कोई अन्य ग्रुप हो सकता है। लेकिन यहाँ एल्काइल हैलाइड है तो हेलोजन एटम तो रहेगा ही, बाकी 2 ग्रुप में यहाँ पर R हो जाएगा। यहाँ पर हम सेम भी एल्काइल ग्रुप डाल सकते हैं और अलग अलग भी इसको डाला जा सकता है।
तो ये कार्बन हुआ सेकेंडरी कार्बन परमाणु। अगर इस सेकेंडरी कार्बन परमाणु से हाइड्रोजन परमाणु अगर जुड़ जाता है तो वो सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड कहलाता है। तो यहाँ सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड का इसका हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। ये सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड हो गया, चूंकि यहाँ हाइड्रोजन एटम ये सेकेंडरी कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है। अब इसका नाम हो जाएगा 1 2 3 कार्बन है और ये सेकेंडरी सिस्टम है तो हो जाएगा सेकेंडरी प्रोपाइल हैलाइड हो जाएगा। ये 2 डिग्री प्रोपाइल हैलाइड हो जाएगा, जिसको आइसोप्रोपाइल हैलाइड भी कहते हैं। आइसोप्रोपाइल हैलाइड, Cl डालेंगे तो आइसोप्रोपाइल क्लोराइड हो जाएगा, Br डालेंगे तो आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर हम प्राइमरी कार्बन हम जान गए कि ऐसा कार्बन जो कम से कम 2 हाइड्रोजन यानी 3 से भी रहेगा वही प्राइमरी होगा, लेकिन कम से कम 2 हाइड्रोजन परमाणु से जुड़ा हुआ होना चाहिए तो प्राइमरी कार्बन एटम होगा। अगर प्राइमरी कार्बन एटम से हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हुआ है तो प्राइमरी एल्काइल हैलाइड होगा। ठीक इसी प्रकार से सेकेंडरी कार्बन एटम हुआ कि जो कार्बन केवल एक हाइड्रोजन परमाणु से जुड़ा हुआ हो वो सेकेंडरी कार्बन परमाणु कहलाता है, और उस सेकेंडरी कार्बन परमाणु से अगर हाइड्रोजन एटम जुड़ा हुआ है तो सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड हुआ। जैसा कि यहाँ आर की जगह पर हम मिथाइल ग्रुप डाले हैं, अलग अलग भी डाला जा सकता है। तो ये चूंकि सेकेंडरी सिस्टम इसे सेकेंडरी प्रोपाइल हैलाइड कहेंगे या आइसो प्रोपाइल हैलाइड कहा जाता है। 3 कार्बन के लिए यहाँ प्रोपाइल आया है। और टर्शियरी कार्बन एटम तीसरा, टर्शियरी कार्बन एटम, इसको हम 3 डिग्री कार्बन एटम कह सकते हैं। टर्शियरी कार्बन एटम वह कार्बन एटम है यानी वह कार्बन परमाणु है जो एक भी हाइड्रोजन परमाणु से जुड़ा हुआ नहीं रहता है। यहाँ अलग अलग ग्रुप होगा आपको, तो ये ग्रुप होगा आर हम सेम भी रख सकते हैं और अलग अलग इसको डाला जा सकता है। तो ये हो गया सेकेंडरी कार्बन, ये टर्शियरी कार्बन एटम। और इसमें अगर हम हाइड्रोजन एटम अगर हम जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा टर्शियरी एल्काइल हैलाइड हो जाएगा। इस आर के जगह पर हम अगर CH3 डालते हैं 3 तो 1 2 3 CH3 होगा तो 3 कार्बन 1 4 कार्बन, तो हो जाएगा टर्शियरी ब्यूटाइल हैलाइड। अगर हम यहाँ CH3 डालते हैं तो हो जाएगा टर्शियरी ब्यूटाइल हैलाइड। तो इस प्रकार से अभी तक यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, इसका मोनोहैलोएल्केन का ये वर्गीकरण हुआ जिसको 3 भागों में बांटा गया है, यानी मोनोहैलोएल्केन को 3 भागों में बांट दिया गया है। पहला है प्राइमरी मोनोहैलोएल्केन या प्राइमरी एल्काइल हैलाइड जिसको 1 डिग्री कर सकते हैं। दूसरा है सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड या 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड या 2 डिग्री मोनोहैलोएल्केन। तीसरा है टर्शियरी एल्काइल हैलाइड जिसको हम हिंदी में प्राथमिक एल्काइल हैलाइड, द्वितीयक और तृतीयक एल्काइल हैलाइड कहते हैं। चूंकि ये साइंस है इसलिए प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी ही आप सुनिएगा अधिकतर, इसलिए इसी नाम को हम लेकर के चलेंगे। ये सभी नाम से ही क्लियर है, हम पहले ही बता चुके हैं कि किसी सिस्टम का नाम इस आधार पर दिया जाता है कि उसका गुण भी उसमें शामिल हो और उसको याद रखना आसान हो, चाहे वो किसी टीचर के लिए या किसी विद्यार्थी के लिए। चूंकि जब इतना सिलेबस पढ़ने के लिए दिया हुआ है तो कोई ना कोई ऐसा टेक्निक है जिसको पूरा सिलेबस को कवर किया जा सकता है और याद रखा जा सकता है, और वो टेक्निक यही है। चूंकि वैज्ञानिक नाम देने से पहले ये सोचते हैं कि आखिर इसका क्या नाम होना चाहिए कि बिना रटे हुए वो अधिक समय तक याद रह सके, इसलिए इसको इस तरह से नामकरण किया गया है। मोनोहैलोएल्केन को 3 भागों में बांट दिया गया है, प्राइमरी मोनोहैलोएल्केन या प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, दूसरा सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड और तीसरा टर्शियरी एल्काइल हैलाइड। अब नाम से कैसे क्लियर है, ये ऐसा एल्काइल हैलाइड है जिसमें हाइड्रोजन परमाणु प्राइमरी कार्बन परमाणु से जुड़ा रहता है। ठीक इसी प्रकार से यहाँ सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड है, तो ऐसा एल्काइल हैलाइड जिसमें हाइड्रोजन एटम
सेकेंडरी कार्बन एटम से जुड़ा हुआ रहता है। और टर्शियरी एल्काइल हैलाइड में ऐसा एल्काइल हैलाइड जिसमें हाइड्रोजन एटम टर्शियरी कार्बन परमाणु से जुड़ा रहता है, उसे हम टर्शियरी एल्काइल हैलाइड कहते हैं। अब ये टर्शियरी एल्काइल हैलाइड है, इसका हम एक एग्जांपल ले लेते हैं टर्शियरी एल्काइल हैलाइड का। CH3CH3X। चूंकि ये सिस्टम टर्शियरी है इसलिए 1 2 3 4 कार्बन है, तो ये हो जाएगा टर्शियरी ब्यूटाइल हैलाइड। ये सिस्टम टर्शियरी है इसलिए टर्शियरी दिया गया है। यहाँ 4 कार्बन है इसलिए ब्यूटाइल और हैलाइड, और यहाँ क्लोराइड डालते हैं तो हो जाएगा टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड। Br डालते हैं तो टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड हो जाएगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये कार्बन टर्शियरी कार्बन है, जो कि वो एक भी हाइड्रोजन परमाणु से जुड़ा हुआ नहीं है। वो कैसे? ये बॉन्ड हैलोजन से जुड़ा हुआ है जो हाइड्रोजन के अलग है। ये बॉन्ड यहाँ हाइड्रोजन से नहीं जुड़ा है बल्कि कार्बन से जुड़ा हुआ है। ये भी कार्बन से जुड़ा हुआ है, क्योंकि जब इसका हम स्ट्रक्चर फॉर्मूला खींचेंगे तो ये तो हैलोजन हो गया, और यहाँ पर कार्बन होगा, यहाँ हाइड्रोजन होगा, यहाँ पर कार्बन होगा, यहाँ हाइड्रोजन होगा, फिर यहाँ पर कार्बन होगा और यहाँ हाइड्रोजन होगा। अब हम क्या देख रहे हैं, ये जो बॉन्ड है हाइड्रोजन से नहीं जुड़ा हुआ बल्कि कार्बन से जुड़ा हुआ है। कैसे? तो ये ऐसे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं और इसको ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ सीधा लिखा हुआ है, यहाँ इस तरह झुका के लिखा हुआ है। ये किसी भी तरह हम लिख सकते हैं। इसमें देखना ये है कि कार्बन हर हाल में 4 बॉन्ड से जुड़ा हुआ होना चाहिए, इसलिए कार्बनिक रसायन को पढ़ना आसान भी है, इसे कंपाउंड का लिखना भी आसान है, इसको अध्ययन करना भी आसान है। थोड़ा सा इसमें कुछ जान जाते हैं कंपाउंड का नामकरण कैसे किया जाता है, उसके कुछ बेसिक चीज जो 11th में ही पढ़ना है। अब यहाँ ये टर्शियरी ब्यूटाइल हैलाइड हो गया। अब एक बार पुनः इसको हम समझ सकते हैं कि प्राइमरी एल्काइल हैलाइड वह एल्काइल हैलाइड है जिसमें हाइड्रोजन परमाणु प्राइमरी कार्बन परमाणु से जुड़ा रहता है। फिर इसी प्रकार सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड में ऐसा एल्काइल हैलाइड जिसमें हाइड्रोजन परमाणु सेकेंडरी कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ रहता है, उसे हम सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड कहते हैं। ठीक उसी प्रकार टर्शियरी एल्काइल हैलाइड ऐसा एल्काइल हैलाइड है जिसमें हाइड्रोजन परमाणु टर्शियरी कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ रहता है। अगर तीनों के सामान्य सूत्र की अगर हम बात करते हैं तो ये हो गया प्राइमरी एल्काइल हैलाइड का सामान्य सूत्र RCH2X, ये जनरल फॉर्मूला हो गया। R की जगह पर यहाँ मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल हम डालते चले जाएंगे और कंपाउंड बनते चला जाएगा। ये जितना कंपाउंड बनेगा वो सभी के सभी प्राइमरी एल्काइल हैलाइड कहलाएगा। सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड है जो सेकेंडरी कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ रहता है, उसका सामान्य सूत्र आपको हो जाएगा RCHX। ये इसका जनरल फॉर्मूला हो गया सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड का, क्योंकि यहाँ 2 R है। इसी प्रकार टर्शियरी एल्काइल हैलाइड का जनरल फॉर्मूला आपको हो जाएगा ये। इस R एल्काइल ग्रुप की जगह पर अलग अलग ग्रुप हम डाल सकते हैं। और एल्काइल ग्रुप है क्या? तो किसी एल्केन से अगर हम एक हाइड्रोजन परमाणु को निकालते हैं तो जो ग्रुप प्राप्त होता है उसे हम एल्काइल ग्रुप कहते हैं। इसे प्रायः R के द्वारा सिद्ध किया जाता है, ये जान लेना बहुत ही जरूरी है। तो ये रहा मोनोहाइड्रोएल्केन का वर्गीकरण। ये सब पहले क्राइटेरिया के अंतर्गत है, जो कि हमने बताया है कि पहले जितने भी एल्काइल हैलाइड है उस सभी को हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्याओं के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है, जो मोनोहाइड्रोएल्केन है, डाइहाइड्रोएल्केन है, ट्राइहाइड्रोएल्केन है और पॉलीहाइड्रोएल्केन है। जिसमें से ये मोनोहाइड्रोएल्केन का वर्गीकरण था प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड और टर्शियरी एल्काइल हैलाइड। अब हम लोग दूसरे क्राइटेरिया पर चलेंगे, क्योंकि इसके वर्गीकरण में हम 3 क्राइटेरिया बताए थे इसे पिछले वाले क्लास में कि एल्काइल हैलाइड का वर्गीकरण 3 प्रकार से किया गया है। एक हाइड्रोजन परमाणु की संख्याओं के आधार पर, बी
हाइब्रिडाइजेशन के आधार पर, अर्थात sp3 हाइब्रिडाइजेशन के आधार पर जिसमें हाइड्रोजन परमाणु बॉन्डेड रहता है, और तीसरा sp2 हाइब्रिडाइजेशन के आधार पर जिससे हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हुआ रहता है। तब हम बी नंबर पर चलते हैं इसके बाद के वर्गीकरण में। क्योंकि ये सब वही वर्गीकरण ही चल रहा है, इससे क्या स्पष्ट हो रहा है कि इस ग्रुप में इतने सारे कंपाउंड है जो वर्गीकरण में 2 से 3 लेक्चर चला जाता है, और फिर इस वर्गीकरण के बाद हम लोग इसके बनाने की विधि के बारे में पढ़ेंगे। अब इसके वर्गीकरण के दूसरे क्राइटेरिया नंबर बी। Classification of alkyl halides on the basis of sp3 hybridized carbon atom in which halogen atom is bonded। इसका मतलब हुआ कि sp3 पर संकरित कार्बन परमाणु जिससे हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा रहता है के आधार पर एल्काइल हैलाइड का वर्गीकरण, यानी sp3 हाइब्रिडाइजेशन के आधार पर एल्काइल हैलाइड का वर्गीकरण। इसको हिंदी में कहेंगे कि sp3 पर संकरित कार्बन परमाणु जिससे हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा रहता है के आधार पर एल्काइल हैलाइड का वर्गीकरण। तो इसके आधार पर एल्काइल हैलाइड को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है एलाइल हैलाइड, या इसी को एलाइलिक हैलाइड कहते हैं। एलाइले से बना हुआ है एलाइलिक, इसलिए कहीं ये नाम देता है कहीं ये नाम देता है। एलाइल हैलाइड या एलाइलिक हैलाइड 2। बेंजाइल हैलाइड या बेंजाइलिक हैलाइड, यानी sp3 पर संकरित कार्बन परमाणु जिससे हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा रहता है के आधार पर एल्काइल हैलाइड को 2 भागों में बांट दिया गया है। एलाइल हैलाइड या इसी को एलाइलिक हैलाइड कहते हैं। दूसरे में है बेंजाइल हैलाइड या बेंजाइलिक हैलाइड। एलाइल से ही एलाइलिक बना है, बेंजाइल से ही बेंजाइलिक बना है, कहीं ये नाम लिखा रहता है कहीं ये लिखा रहता है, दोनों एक ही चीज है। तो ये 2 प्रकार हो गया sp3 पर संकरित कार्बन परमाणु के आधार पर। अब ये पहले ये जानना है कि sp3 है क्या आखिर। sp3 हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन है एटॉमिक ऑर्बिटल को आपस में संयोग करने की घटना। हम जानते हैं कि एटॉमिक ऑर्बिटल s है, p है, d है और f है। ये सभी एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में संयोग भी करते हैं, जिस तरह से एलिमेंट एक दूसरे से संयोग करते हैं ठीक उसी प्रकार से। तो जब 2 या 2 से अधिक एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में संयोग करता है तो नया हाइब्रिड ऑर्बिटल प्राप्त होता है, और इसकी ऊर्जा उन संयोग करने वाले एटॉमिक ऑर्बिटल की ऊर्जा के समतुल्य भी होता है। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब हुआ कि अगर एक s एटॉमिक ऑर्बिटल और 3 p एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में जब संयोग करता है तो 4 नया समतुल्य ऊर्जा वाला एटॉमिक ऑर्बिटल प्राप्त होता है, जिसे sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं, और इस पूरी घटना को sp3 हाइब्रिडाइजेशन कहा जाता है। जो हाइब्रिडाइजेशन क्लास 11 के केमिकल बॉन्डिंग में एक टॉपिक के रूप में पढ़ना है, या विद्यार्थी पढ़े होंगे तो इसको जानते होंगे।
और नहीं जानते हैं तो यहाँ बता देना चाह रहे हैं, क्योंकि कोई भी टॉपिक इतना संक्षेप में तो है नहीं, काफ़ी डिटेल में हर एक चीज़ है, इसलिए हर एक क्लास को पढ़ना थोड़ा सा जरूरी हो जाता है। तो ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन के आधार पर है, जिसमें हम पहले एलाइलिक हैलाइड पर चलते हैं या एलाइल हैलाइड, या आखिर ये एलाइलिक हैलाइड है क्या। दूसरा है बेंजाइलिक हैलाइड या बेंजाइल हैलाइड। अब हम लोग एलाइलिक हैलाइड पर चलते हैं। ये एलाइलिक हैलाइड होता क्या है आखिर। ये डबल बॉन्ड है, यानी कि द्विबंधन, और इसको थोड़ा सा हम इस कंपाउंड को डिटेल से समझ ले। यहाँ दो बॉन्ड है, इसका मतलब हुआ कि यहाँ एक कार्बन एटम है और यहाँ भी एक कार्बन एटम है। जब एक कार्बन एटम यहाँ मौजूद है तो ये दो बॉन्ड है, इसका मतलब है कि यहाँ दो हाइड्रोजन भी है। तो यहाँ हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये यही कंपाउंड है। इस कंपाउंड को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। क्यों लिख दिए, किताब में ठीक इसी प्रकार से लिखा रहता है। हम समझ रहे हैं कि यहाँ पर कार्बन है और दो हाइड्रोजन है, यहाँ पर एक कार्बन है और एक हाइड्रोजन है। और हम कैसे पता करेंगे कि यहाँ पर तो हाइड्रोजन है नहीं, यहाँ डबल बॉन्ड है, इसका मतलब है कि एक कार्बन यहाँ है और एक कार्बन यहाँ है। तो जब यहाँ कार्बन है तो दो हाइड्रोजन होगा। चूंकि कार्बन एक टेट्रावैलेंट एलिमेंट है, अर्थात वो 4 कोवैलेंट बॉन्ड का निर्माण करता है। पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड में जितने भी इस केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक कंपाउंड है, सभी में कार्बन का 4 कोवैलेंट बॉन्ड होना चाहिए। अगर 4 से कम ही है तो गलत है, अगर 4 से ज्यादा है तो वो गलत है। यहाँ डबल बॉन्ड है, इसका मतलब है कि यहाँ पर दो हाइड्रोजन है, क्योंकि 2 और 2 मिलकर के 4 हो गया। यहाँ पर डबल बॉन्ड है और यहाँ सिंगल बॉन्ड है, इसका मतलब है कि यहाँ पर एक हाइड्रोजन है और यहाँ CH2 है। अब ये कैसे एलाइलिक हैलाइड हुआ और कैसे sp3 हाइब्रिडाइजेशन से प्रसंकरित है, हाइब्रिडाइज्ड है, पहले हम इसको डिफाइन करेंगे। आप देखते क्या है कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बाद वाले sp3 प्रसंकरित कार्बन परमाणु से हाइड्रोजन एटम जुड़ा हुआ है। अर्थात एलाइलिक हैलाइड वैसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बाद वाले sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से अगर X जुड़ा हुआ है तो ऐसे कंपाउंड को हम एलाइलिक हैलाइड कहते हैं। यानी ऐसा हैलो कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन परमाणु कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बाद वाले sp3 प्रसंकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ रहता है, तो उसे हम एलाइलिक हैलाइड कहते हैं। ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो कैसे है, यहाँ हम देखते हैं कि इसी कंपाउंड को हम यहाँ लिखे हैं। ये भी एक सिंगल बॉन्ड है, ये भी एक सिंगल बॉन्ड है, ये भी एक सिंगल बॉन्ड है और ये भी एक सिंगल बॉन्ड है। तो जितना सिंगल बॉन्ड होता है वो सभी के सभी सिग्मा बॉन्ड होता है। तो ये सिग्मा बॉन्ड हो गया, ये सिग्मा बॉन्ड हो गया और ये सिग्मा बॉन्ड हो गया और ये सिग्मा बॉन्ड हुआ। यहाँ 4 सिग्मा बॉन्ड है। 4 सिग्मा बॉन्ड के लिए 4 ऑर्बिटल की आवश्यकता होती है, जो 4 ऑर्बिटल sp3 हाइब्रिडाइजेशन से ही प्राप्त होता है। क्योंकि यहाँ S और P है, 3 P और 1 S मिलकर के 4 हो गया। तो जब एक S और 3 P ऑर्बिटल आपस में संयोग करता है तो 4 नया हाइब्रिड ऑर्बिटल प्राप्त होता है, जिसे sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं और इस पूरी घटना को sp3 हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। तो यहाँ 4 सिग्मा बॉन्ड के लिए 4 ऑर्बिटल की आवश्यकता होती है, जो sp3 से प्राप्त होता है। तो ये कार्बन एटम हो गया आपको sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। ये कार्बन एटम जो है sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम कहलाता है, क्योंकि ये 4 सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है और सिंगल बॉन्ड है तो वो सिग्मा बॉन्ड होगा।
अब कौन सा सिग्मा बॉन्ड होगा, कौन सा पाई बॉन्ड होगा, ये भी एक टॉपिक आ जाता है। जो सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में अंतर और ये क्या है वो भी हम पिछले 11th क्लास में हम लोग ने पढ़े हैं। तो अगर सिंगल बॉन्ड है तो ये सिग्मा बॉन्ड होता है, अगर डबल बॉन्ड है तो इसमें एक सिग्मा होगा और एक पाई होगा। अगर यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है तो इसमें 2 पाई होगा और एक सिग्मा होगा। अगर ट्रिपल बॉन्ड सिस्टम है तो उसमें 2 पाई होगा और एक सिग्मा होगा। सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होगा। डबल बॉन्ड में एक पाई बॉन्ड होता है और एक सिग्मा बॉन्ड होता है। ये क्वेश्चन कभी कभी दे देता है किसी कंपाउंड के स्ट्रक्चर में, किस कंपाउंड में कितने सिग्मा बॉन्ड है और कितने पाई बॉन्ड है। जैसे कि बेंजीन में कितने सिग्मा बॉन्ड है, कितने पाई बॉन्ड है। इथाइन में, प्रोपाइन में, ब्यूटाइन में कितने सिंगल बॉन्ड है, कितने सिग्मा बॉन्ड है, कितने पाई बॉन्ड है। अब प्रश्न होता है क्या कि सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड है होता क्या है। एटॉमिक ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग के आधार पर बॉन्ड को अलग अलग भागों में बांटा गया है, जिसमें सिग्मा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है, टाउ बॉन्ड है, मल्टी सेंटर्ड बॉन्ड है, बनाना बॉन्ड है। ये सब उसका अलग अलग क्लासिफिकेशन होता है एटॉमिक ऑर्बिटल को ओवरलैपिंग के आधार पर। क्योंकि केमिकल बॉन्ड को भी अलग अलग भागों में वर्गीकृत किया गया है, जो केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में पढ़ना है उसको हम पुनः इस बार रिपीट कर दे रहे हैं कि एटॉमिक ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग के आधार पर बॉन्ड को सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, टाउ बॉन्ड, बनाना बॉन्ड, मल्टी सेंटर्ड बॉन्ड, इस सब में उसको बांट दिया गया है। बनाना बॉन्ड, मल्टी सेंटर्ड बॉन्ड रेयर केस में ही मिलता है, कहीं जानने को मिलेगा, लेकिन विशेष करके सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, इसके बारे में हम लोग को जानकारी रखना जरूरी है। सिग्मा बॉन्ड ऐसा बॉन्ड होता है जो एटॉमिक ऑर्बिटल के लीनियर ओवरलैपिंग से प्राप्त होता है, और पाई बॉन्ड एटॉमिक ऑर्बिटल के लैटरल ओवरलैपिंग अर्थात साइड वाइज ओवरलैपिंग के द्वारा बनता है।